हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कविता क्या है? ठीक है, कविता क्या है? देखिए, अगर धूमिल के शब्दों में कहा जाए, बाकायदा उन्होंने कविता भी लिखी हुई है। धूमिल के शब्दों में अगर कहा जाए तो क्या है? कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। कविता क्या है? भाषा में आदमी होने की तमीज है। आपके पास भाषा है और आप मनुष्य नहीं है। और मनुष्य की परिभाषा को मैंने कई बार, कई जगहों पे, कई प्लेटफॉर्म्स पे समझाया है कि भाषा क्या है? भाषा मनुष्य होने की तमीज है, आदमी होने की तमीज है। भाषा के द्वारा अगर आदमी बनने की कोशिश करते हैं, उसकी तमीज है। ये धूमिल के शब्दों में, और बड़ी अच्छी इन्होंने डिफाइन किया, बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई परिभाषा हो सकती थी। खैर, इसको अगर पढ़ेंगे तो क्या है? कविता क्या है? कविता कोई पहनावा है, कुर्ता पजामा है? ना भाई ना। कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम, ठीक है, क्या कहते हैं, जो शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। बेकसूर आदमी का मैं नुक्ता लगाता जा रहा हूं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे फॉन्ट होते हैं जो नुक्ते को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हलफनामा है। क्या व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज है? क्या व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज है? ना भाई ना। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। और ये सुदामा पांडे धूमिल की पंक्तियां हैं और बताती हैं कि वास्तविकता में एक कवि जब डिफाइन करता है तो बहुत अच्छे से बता देता है कि कविता क्या है। आपने बहुत सारे अच्छी कविताओं को, आपने दिनकर की रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र आपके सिलेबस में है यूपीएससी के, आपने वो पढ़ा होगा। आपने कामायनी पढ़ी होगी, जहां पे कामदेव की पुत्री जो श्रद्धा है उनकी कहानी है। आपने इन सारे, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, ठीक है, असाध्य वीणा, अंधेरे में, बहुत सारी कविताओं को पढ़ के आपने विभिन्न कवियों के दिल को समझा होगा, उनके विचारों को समझा होगा, उनके दर्शन को समझा होगा। यहां पे भी एक कवि है जो कविता के बारे में बता रहा है, और इससे बेहतर क्या। इसलिए मैं कहता हूं कि कविता जो होती है ना, जब आप कविता लिखने पे, पढ़ने पे, समझने पे आ जाते हैं तो लगता है यार कि यही दिन है, यही दुनिया है, और इसी में रह जाएं तो कितना अच्छा है। ठीक, तो यह है कविता के बारे में। आगे पढ़ते हैं। अगर कविता कैसे पढ़ें, किस प्रकार से कविता को पढ़ें, अगर हम इसमें आए तो क्या है? प्रत्येक मनुष्य क्या है? अपने अनुभव को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। जो उनके जिंदगी के अनुभव होते हैं उनको कहीं ना कहीं वो अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, विविध प्रकार से, जैसे गुनगुना कर, रंगों के द्वारा, चित्रों के माध्यम से, इशारे के द्वारा, अभिनय के द्वारा। हम सबको पता है, हम गाने गुनगुनाते हैं, हम चित्र बनाते हैं, हम नाटक करते हैं, हम नाटक देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बुनते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। कविता हमारे जीवन की एक प्रमुख आवश्यकता है। गीत, गजल, फिल्मी धुन, नज़में, जो नज़म, शेर आदि कविता के भाग अलग अलग तरीके से। ठीक है, कि हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्रो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। या फिर शेर हो कि जब दुनिया का धन दौलत और शान यहीं रह जाएगा, मुट्ठी बांधे आए बंदा हाथ पसारे जाएगा। बहुत सारे शेर हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो भी हमको याद आता है कि आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके जिनके दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये चीजें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। तो कविता कैसे पढ़ें? कविता भाषा का एक ऐसा ही माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। आपने कामायनी पढ़ी, आपने राम की शक्ति पूजा पढ़ी, जहां पे सीधे पे न लिख के प्रतीकों के द्वारा अपनी बातों को कहने का साहस था कवि में। आपने भारत भारती पढ़ा होगा, जहां पे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों खंडों को समान रूप से प्रस्तुत किया गया मैथिली शरण गुप्त द्वारा। आपने कुरुक्षेत्र देखा होगा, आपने राम रश्मिरथी पढ़ी होगी। ठीक है, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया, है ना। ये रश्मिरथी की जो पंक्तियां पढ़ने लगी तो फिर वीरस तो आ ही जाता है। ठीक है, तो वही बात है कि भावनाएं व्यक्त की जाती हैं कैसे। ठीक, कविता में सौंदर्य तथा भावना की सहज अभिव्यक्ति होती है जो पाठक के मन में आसानी से छू लेती है। अब जब मैं सौंदर्य और भावना की बात कर रहा हूं तो आप कामायनी तो आपके नजरों के सामने से गुजर गई होगी। वहां पे जब श्रद्धा का वर्णन है, जब मनु श्रद्धा का वर्णन है, जब ईड़ा का वर्णन है, हालांकि ईड़ा में उतना सौंदर्य नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो श्रृंगार की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं संयुक्त श्रृंगार आते आते रह जाता है वहां पे। लेकिन उसके पहले जब श्रद्धा और मनु के जीवन का वर्णन है तो कितना श्रृंगार दिखता है ना, वही चीजें यहाँ पे। ठीक है, कविता अधिक समय तक याद रहती है निश्चित तौर पे। मैं कितनी सारी कविताएं कंठस्थ हैं। इनफैक्ट जब हम लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं तो शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांतिपदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र से विमृशम वेदांत वेदम विभूम, याद है सारी। आप गीता की बात करते हैं तो
या यम वैदिका मंत्र दृशा पुराण इंद्र में मातृश्वा निमाहु वेदांति नो निर्वचन में हूं, बहुत सारी चीजें हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन, ऐसी सारी चीजें जो बचपन से सिखाई गई और याद हो गई। गद्य हम भूल गए, पद्य हमें याद है, कविताएं हमें याद है। लयात्मक होने के कारण इसे कहीं भी गुनगुनाया जा सकता है। अभी आपके सामने मैंने अलग अलग तरीके की कविताओं को, अलग अलग प्रकार के पद्यों को मैंने आपके सामने रखा। हमने तुलसी, कबीर, जायसी, बिहारी, सूरदास जैसे मध्यकालीन कवियों को भी देखा है, हमने उनसे पहले भी कविताओं की रचना होते देखा है। तो हमने एक पूरा इतिहास देखा है, और मैंने तो खैर हिंदी साहित्य के इतिहास और तमाम वीडियो के द्वारा मैंने इन सब चीज़ को आपको पढ़ाया भी है। आप कोशिश कीजिएगा रिकॉल करने की कि आप इन कवियों की, जिनका मैंने नाम लिया, इनकी कौन सी कविताएं या पद्य रचनाएं आपको याद आ रही हैं। ठीक है, कविता कैसे पढ़ें? अब जैसे केदारनाथ सिंह की कविता है, मेरे बहुत प्रिय कवि हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले जब इनका जन्मदिन था तो मैंने एक सोशल मीडिया पे इनसे लिखित एक कविता को गा के भी, रिसाइट करके भी डाला था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था, और इत्तेफाक से कविता आपके सामने है भी कि उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह ही गर्म और सुंदर होना चाहिए था। उसका हाथ अपनी हाथ में लेते हुए मैंने सोचा कि दुनिया को उसके हाथ की तरह ही गर्म और सुंदर होना चाहिए था। कितने अच्छे भाव हैं, कितने अच्छे तरीके से अभिव्यक्त किए गए। ये होती है बड़े कवि की खूबी। ठीक है, बड़े कवियों की खूबी यही होती है कि चंद लफ्जों में दिल उतार के रख देते हैं। जिसे कहते हैं ना कि स्याही, जिसे कहते हैं स्याही पूरे कागज में उतर जाए, और वो दर्द, उसको पढ़ के वो दिल, आपके जो दर्द है, जो खुशी है, जो आनंद है, वो आपके दिल में आ जाए, तो वो है कविता और वो है कवि। ठीक है, कविता का स्वरूप क्या है? कविता साहित्य की सबसे प्राचीन विधा है। निश्चित हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे तो शुरुआत में आपको पद्य ही दिखेगा। वो तो 1850 के बाद जब भारतेंदु युग आता है तो भारत में गद्य का विकास होता दिखता है। वेस्ट में भी आप लूसी ग्रे से लेके तमाम जॉन कीट्स, बीबी शेली, मिल्टन, सबको जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ पद्य मिलेगा। गद्य को तो नामो निशान नहीं दिखता है, पर पद्य का जो स्वरूप है वो बहुत विशाल रहता है। वही बात है। ठीक है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की रचना कविता में ही हुई। आप ऋग्वेद को देख लीजिए, आप सामवेद, अथर्ववेद को देख लीजिए, आप रामायण को देख लीजिए, आप रामचरितमानस को देख लीजिए, सब पद्य के में ही लिखे गए, गद्य में नहीं लिखे गए। ठीक है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द अर्थ लिए हुए जब आप लय के साथ किसी छंद की रचना करते हैं तो वो काव्य के रूप में परिणत होता है, ऐसा कहा गया है। और वो आपको पहले भी देखने को मिलता था, अब भी देखने को मिलता है। ठीक है, आचार्य राम शुक्ल जी कहते हैं कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। हालांकि शुक्ल जी के हमेशा से नेचर रहा है कि कुछ कुछ चीज़ों को थोड़ा सा, जो चीज़ें स्पष्ट तरीके से कही जाती हैं उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर हिंदी साहित्य के अच्छे समीक्षकों की बात की जाए तो शायद टॉप 2-3 में तो हमेशा ही शुक्ल जी रहेंगे। अब 2-3 खेमे हैं, कुछ लोग द्विवेदी जी को पसंद करते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं, आचार्य शुक्ल को पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों को ही नकार के किसी और की तरफ जाते हैं। पर निश्चित तौर पर शुक्ल जी का महात्म्य बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या कहते हैं कि हृदय की मुक्ति की साधना के लिए, हृदय जिसको पढ़ने से मुक्त भावना से, मुक्त भाव से आकाश में टहलने लगे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कविता कहते हैं। वही बात शुक्ल जी कहते हैं। कविता का स्वरूप अगेन आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि कविता से क्या है? मानव भाव की रक्षा होती है। कविता की प्रेरणा से मनोवेगों का प्रवाह फूट पड़ता है। कविता की प्रेरणा से मनोवेगों का क्या होता है? प्रवाह फूट पड़ता है। तात्पर्य यह है कि कविता मनोवेगों को जागृत करने का क्या है? उत्तम साधन है। कविता क्या है? हमारे मन के जो आवेग है, जो मन की जो भावनाएं हैं, उनको जागृत करने का क्या है? बहुत ही उत्तम साधन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि कविता का लोक प्रचलित अर्थ क्या है? वह वाक्य है जिसमें भावावेश हो, कल्पना हो, पद लालित्य हो तथा प्रयोजन की सीमा समाप्त हो चुकी हो। दो विद्वान, अभी थोड़ी देर पहले मैंने शुक्ल जी, द्विवेदी जी का नाम लिया, दोनों के आपके जो मत हैं आपके सामने हाजिर हैं। आपके ऊपर है कि आप किस मत को लेते हैं। मैं अभी भी धूमिल जी के साथ में हूं कि आदमी होने की जो तमीज है वही क्या है? कविता है। बाकी तो महान विद्वानों का भी पूरा क्या कहते हैं, इज्जत है, बिल्कुल उनकी अपनी बातें अपनी जगह पे। पर एक या दो शब्दों में कविता को, सारे अर्थों को आपके सामने प्रस्तुत कर देना ही धूमिल जी से भी हमने सीखा। बाकी ये विद्वान है, समीक्षक है, इन्होंने अपने अपने तरीके से कविता को
डिफाइन किया है। ठीक है, कविता का स्वरूप क्या है? कविता में भाव तत्व की प्रधानता होती है निश्चित तौर पे, क्योंकि जब हम लोग यूपीएससी में व्याख्या करते हैं तो हम शिल्प पक्ष भी देखते हैं, भाव पक्ष भी देखते हैं, शिल्प पक्ष भाव पक्ष दोनों देखते हैं। यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो भाव पक्ष तो होता ही, और जिन भी कवियों की बात कर लीजिए, हो सकता है बहुत सारे कवियों में आपको शिल्प पक्ष थोड़ा कमजोर दिखे या न दिखे, मतलब थोड़ा बहुत तो दिखेगा ही, एकदम से तो किसी में नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से गायब ही किसी में, लेकिन भाव पक्ष सब में दिखेगा, क्योंकि कुछ समाज सुधारक हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट कवि हैं, सबने रचनाएं अपने दिल से की हैं, तो भाव पक्ष तो दिखेगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ में आपको शिल्प पक्ष थोड़ा ज्यादा दिखेगा, क्योंकि उन्होंने बाकायदा समय लेके पिरो के हर एक बिंदु पे काम किया है। जैसे आप तुलसीदास जी की बात कर सकते हैं, जैसे आप बिहारी जी की बात कर सकते हैं। ठीक है, कल्पना के मिश्रण से सौंदर्य चित्रण को कविता में सहज और ग्राह्य बनाया जा सकता है। तो कल्पना के मिश्रण से बहुत अच्छा उदाहरण है, अभी हम जो हमारा बैच है उसमें हम कामायनी कर रहे हैं। कामायनी को अगर आप देखेंगे तो कामायनी में क्या है, कामायनी में क्या बताते हैं? कामायनी में ऐतिहासिक तत्व भी है, अभी इस पर मैंने वीडियो किया है, पिछला जो वीडियो इस पे ही है। कामायनी में ऐतिहासिक तत्व भी है, और कामायनी में कल्पना भी है, और कल्पना के बहुत सारे पुट हैं, उसको हमने बाकायदा पॉइंट दर पॉइंट लिखा भी है। तो क्या है कि कामायनी में क्या है, कल्पना भी है, कामायनी में क्या है, ऐतिहासिकता भी है। तो कल्पना के मिश्रण से हमने क्या किया, कविता को सहज और ग्राह्य बनाया। इसीलिए वरना सिर्फ ऐतिहासिकता होती तो कहीं और हम चले जाते, पर चूंकि कल्पनाशीलता भी है, कल्पना भी उसमें इंक्लूडेड है, तो हम चिंता सर्ग से लेके आनंद सर्ग तक मनु और श्रद्धा के साथ साथ चलते हैं और हिमालय कैलाश तक पहुंचते हैं, और हम भी उस आनंद के भागी बनते हैं। उस आनंद मूलक शांत रस को भी हम महसूस करते हैं, जिसे हम कामायनी का अंगी-रस कह सकते हैं। ठीक है, कविता में चिंतन अथवा विचारों की जटिलता नहीं होती है। अब यह है अलग बात कि कुछ ऐसी कविताएं आपको मिलेंगी जहां पे आपको कुछ जटिल विचार दिख जाएंगे, पर शायद अगर आप कवि के मनोभावों से परिचित हों तो वो विचार आपको उतने जटिल नहीं लगेंगे। अगर आप कवि के मनोभावों को समझ सकें कि किस हिसाब से, किस समाज में, किस भावों को लेते हुए, किस रस को अंगीरस मानते हुए कविता ने रचना लिखी है, तो आप निश्चित तौर पे आप समझ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, कविता की शब्दावली गद्य से विशिष्ट होती है निश्चित तौर पे, तभी तो वो पद्य है, वरना तो फिर गद्य हो जाता। पद्य क्यों है कि विशिष्ट शब्द है, शब्दों का जो प्रयोग है बहुत सोच समझ के, बहुत ईमानदारी के साथ किया जाए, वो है। ठीक है, लयात्मकता तो बहुत जरूरी है, हालांकि कुछ जगहों पे, कुछ प्रगीतों में आपको लयात्मकता नहीं भी दिखेगी। आजकल की जो कविताएं हैं, बेसिकली 1960 के बाद बहुत सारी कविताएं ऐसी आई जहां पे आपको लयात्मकता नहीं दिखेगी, लेकिन लयात्मकता नहीं दिखते हुए भी एक लय होती है जो हर कविता में पाई जाती है। हो सकता है उसमें तुकबंदी ना दिखे, हो सकता है उसमें आपको ताल ना दिखे, लेकिन आपको लयात्मकता दिखेगी। ठीक है, और शब्दों का संयोजन पाठक के हृदय को क्या होता है, सहज छू जाता है। इस प्रकार से शब्दों को पिरोया जाए कि वो बात आपके दिल तक उतर जाए, दिल में आ जाए। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं। हिंदिया में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो आप निश्चित तौर पे समझ सकते हैं कि हृदय को तो सहज ही छू ही जाता है। ठीक है, अब कविता का महत्व क्या है, देखिए केदारनाथ सिंह की एक और रचना है कि फर्क पड़ता है केदार, तुमने जहां लिखा है प्यार वहां लिख दो सड़क, क्या फर्क पड़ता है। बस्ती में एक लड़की रस्सी से झूलते हुए पाई जाती है केदार, उसके प्रेमी ने कहा था फर्क नहीं पड़ता। यह मेरे युग का मुहावरा है क्या कि फर्क नहीं पड़ता, यह मेरे युग का मुहावरा है क्या कि फर्क नहीं पड़ता। ये इनकी जो कविता है ना, आप इसको अकेले में भी कभी पढ़िएगा, अंधेरे में नहीं, अकेले में पढ़िएगा, मतलब आपको इसके जो निहितार्थ हैं वो समझ में आएंगे। आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में कवि यानी कि केदारनाथ सिंह क्या कहना चाहते थे। ठीक है, अगर महत्व की बात की जाए तो आचार्य राम शुक्ल क्या कहते हैं, कविता की प्रेरणा से कार्य में क्या होता है, प्रवृत्ति बढ़ जाती है निश्चित तौर पे। ठीक है, प्राचीन काल में कविता मनोरंजन का साधन हुआ करती थी। मनोरंजन की चीज कैसे हो सकती है, अब इस पॉइंट पे बड़ा डिबेट हो जाता है। मनोरंजन का साधन क्यों नहीं हुआ करती थी, आज भी आप गाँव में देखिए, कोई भी त्योहार हो, अभी जैसे अभी फाल्गुन मास के समय आपको होली दिखेगी, अभी आपको दिवाली दिखेगी, हर समय गीत गाए जाते हैं। हम लोग चाहे हम लोग आरती गाते हैं, वो भी तो कविता ही है। ठीक है, शादी में सोहर गाए, शादी में जो गाने गाए जाते हैं, बच्चे के पैदा होने पर जो सोहर गाए जाते हैं, वो सभी क्या है, काव्य रूप है।
हम उसको काव्य रूप में देखते हैं, ठीक है। अब कविता शब्द के गूढ़ अर्थ से अलग व्यंग और विरोध की अभिव्यक्ति भी होती है। अब सुदामा पांडे जो प्रजातंत्र की बात करते हैं, सुदामा पांडे धूमिल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, धूमिल की बात हो रहा हूं। क्या है कि न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का खुलासा क्या है, षड्यंत्र है। न कोई प्रजा है न कोई तंत्र है, यह आदमी के खिलाफ आदमी का षड्यंत्र है। आप प्रजातंत्र की परिभाषा में जाइए, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों पर शासन। उसी प्रकार क्या है कि आदमी का आदमी के खिलाफ आदमी पे शासन, क्या है, प्रजातंत्र। कितने सरल शब्दों में इन्होंने प्रजातंत्र का एक दूसरा पर्सपेक्टिव, जो कई बार हम क्रिटिकली सोचते हैं तो हमें भी दिखता है, वो किसने प्रस्तुत कर दिया, सुदामा पांडे धूमिल ने, ठीक है। तो अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश और जीवित रह गए तुम, मुक्तिबोध गजानन मानव मुक्तिबोध की कविता। आप मुझे बताइएगा कि इसका टाइटल क्या है और क्या ये यूपीएससी के सिलेबस में है, और अगर नहीं है तो क्या किसी स्टेट के सिलेबस में थी, दोनों चीजें मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये मुक्तिबोध की कविता है। आगे क्या है, इसी के मुक्तिबोध की इसी कविता में, मेरा सिर गर्म है इसलिए गर्म है, सपनों में चलता है आलोचन, विचारों के चित्रों में अवली में चिंतन, निजत तो माफ है बेचैन, क्या करूं किससे कहूं, कहां जाऊं दिल्ली या उज्जैन। मुक्तिबोध अगेन, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी कौन सी कविता यूपीएससी के सिलेबस में मुझे बताइएगा, ठीक है। और यह भी मुझे बताइएगा कि हिंदी साहित्य की जब हम बात करते हैं तो आप हिंदी साहित्य में कविता के किस आयाम से बहुत प्रभावित होते हैं और कविता किस आयाम में आपको बहुत प्रभावित करती है। खैर, रामचंद्र शुक्ला की बात की जाए तो प्राय लोग कहते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य क्या है, मनोरंजन है, पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है, ठीक है। कविता कम से कम शब्दों में जितनी सरल सुघड़ तथा लयात्मक ढंग से अधिक बातें व्यक्त कर जाए उतना गद्य नहीं करती। है यहाँ पे आ जाते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि मनोरंजन नहीं है। शुक्ल के हिसाब से वो कुछ मूल्यों की बात करते हैं, कुछ मैसेज की बात करते हैं। अगर आपकी कविता एक अच्छा मैसेज नहीं दे पा रही है तो वास्तविक अर्थों में उसे शुक्ल जी कविता नहीं मानते। सिर्फ मनोरंजन न कवि का मर्म होना चाहिए, किंतु उद्देश्य का भी, उचित उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए। ये कई, अब ये बताइए कि ये किसकी पंक्ति है, यूपीएससी के सिलेबस में है या नहीं, ठीक है, मुझे बताइएगा। 1920-25 के आसपास लिखी गई थी क्या, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर क्या है, कविता कम से कम शब्दों में जितनी सरल सुघड़ तथा लयात्मक ढंग से अधिक बातें व्यक्त कर जाती है उतना गद्य नहीं। ये हम उदाहरण देख चुके हैं, यहाँ पे हमने देखा ना प्रजातंत्र को जो डिफाइन किया है यहाँ पे सुदामा पांडे धूमिल जी ने बहुत अच्छा से, ठीक है। खैर, तो रामचंद्र सिंह ने कहा, ठीक है, किंतु कविता से मनोरंजन की वस्तु नहीं है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, ठीक है। वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, निकल के आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, सुमित्रानंदन पंत जी। यानी कि एक कवि जो द्विवेदी युग के और दूसरे कवि जो छायावादी युग के हैं, आपके सामने कविता के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत कर रहे हैं। और यह हमें क्या सिखाता है, यह हमें सिखाता है कि कविता का उद्देश्य क्या है। कविता सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी जाए तो उसे कविता नहीं, कविता में क्या होना चाहिए, उचित उद्देश्य भी होना चाहिए, उपदेश भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कवि अगर हैं तो आप मुझे बताइएगा कि आपके लिए कविता लिखने की जो प्रेरणा है वो क्या है। जब आप कविता लिखते हैं तो क्या सोच के लिखते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि और किन विषयों पे, किन टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। मैं लगातार वीडियोस लाता रह रहा हूं, आप प्लेलिस्ट पे बाकी वीडियोस देख सकते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि इन वीडियोस के साथ में आप अपने सजेशन भी दीजिए कि आपको और किन तरीके से या किस टॉपिक पे और कितना डिटेल वीडियो देखना है, ठीक है। बाकी बात करूं हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की, तो इसका जो नया बैच है, हिंदी साहित्य का जो नया बैच है, ठीक है, ये 15 मार्च को इसमें ये एंड होना था, 15 मार्च को ये बैच क्लोज होना था, इसको डेट एक हफ्ते बढ़ा दी गई है। तो ये जो एक हफ्ते डेट बढ़ा दी गई है, ये जो हमारा 14वां बैच है, तो इस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी तुरंत स्टडी IQ विजिट कीजिए, क्योंकि इस समय होली सेल चल रही है, ठीक है। होली फेस्टिव सेल में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। इन डिस्काउंट्स को अवेल कराइए, कोशिश कीजिए कि इन डिस्काउंट्स को फायदा उठाइए, क्योंकि अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो देख रहे हैं 12,999 मात्र में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। तो देर मत कीजिए, हिंदी साहित्य से जुड़ना है, यूपीएससी सफल होना है ना, मेंस क्लियर करना है ना, तो जुड़िए हिंदी साहित्य से, अभी विजिट कीजिए और देखिए, ठीक है। बाकी आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।